मैं इस कार्यक्रम की भूमिका रखने के लिए डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर हरवंश दीक्षित जी, वक्तागण आदरणीय प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी, आदरणीय अशोक मेहता जी, सभा कक्ष में उपस्थित सम्माननीय जन बंधुओं बहनों, आज के इस कार्यक्रम का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति संभावनाएं एवं चुनौतियां। अब इसके साथ स्वाभाविक रूप से जो बात नहीं कही गई वह एक प्रश्न उठता है कि शिक्षा के संबंध में हमारी अपेक्षाएं क्या हैं और हम शिक्षा को समझते क्या हैं, तब तो हम उसकी संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार कर सकेंगे। सामान्यतः हम शिक्षा के बारे में लोअर केजी से लेकर पीएचडी तक जो प्रमाण पत्र एवं डिग्रियां प्राप्त होती हैं उसे शिक्षा कहते हैं। कुछ लोग जिससे नौकरी प्राप्त हो जाए उसे शिक्षा कहते हैं। और बड़े दार्शनिक विचारक चिंतक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य के अंदर निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ऐसे अन्य लोगों ने भी तरह तरह से शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे, लेकिन सामान्यतः यदि हम शिक्षा पर सहज रूप से विचार करें तो सृष्टि पर जो पहला मानव मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ होगा, जिसमें चिंतन उत्पन्न हुआ होगा और जिसने कोई एक विद्या ग्रहण किया होगा, मान लीजिए जिसने पहली बार अग्नि का स्पर्श किया होगा और उसे पता चला होगा कि अग्नि में दाहकता होती है, जिसे यह पता चला होगा कि अग्नि से अन्न को पकाया जा सकता है, जिसे यह पता होगा कि लकड़ियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, तो उसे एक विद्या, एक जानकारी प्राप्त हुई। उस जानकारी से वह स्वयं लाभान्वित हुआ। धीमे धीमे उनके विचारों का जब प्रसार हुआ, चिंतनशीलता बढ़ी, तो वह अपने आगे की पीढ़ी को सुव्यवस्थित रूप से इस ज्ञान को कैसे दे सकता है और उससे आगे वाली पीढ़ी उसमें कुछ नया अनुसंधान, अपने नए अनुभवों और अपनी नई विद्या और ज्ञान को जोड़ के फिर अपने आगे वाली पीढ़ी को कैसे दे सकती है। यह एक सहज प्रक्रिया से यह शिक्षा का जो अनौपचारिक शिक्षा जो माता से प्राप्त हुई, पिता से प्राप्त हुई, समाज से प्राप्त हुई, ऐसे यह शिक्षा का एक ज्ञान का संचयन, ज्ञान का योग और फिर ज्ञान का स्थानांतरण, अगली पीढ़ी को ज्ञान को देना। अब इसको हमारे वेदांत वैदिक प्रक्रिया में पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ के रूप में स्वाध्याय एवं अध्यापन इसके साथ जोड़ा गया। अब उसमें हम आज के संदर्भ में यदि शिक्षा नीति के संदर्भ में विचार करें तो प्रश्न यह उठता है कि हम अपनी संपूर्ण शिक्षा में अपने इस विद्या को, इस ज्ञान परंपरा को अभी तक जो हमारे अनुभव में आया है, हमारी पूर्व पीढ़ियों ने हमारे वैदिक काल से लेकर आज तक जिस ज्ञान का संचयन किया और उसको आगे बढ़ाया, हमारी वर्तमान शिक्षा पाठ्यक्रम के रूप में उसे आगे बढ़ाने में कितना सफल हो पा रही है। हमारे पाठ्यक्रम में वह हमारे जो ज्ञान का संचयन है, विद्या का संचयन है, वह आ पा रहा है कि नहीं और हम उसमें कितना जोड़ पा रहे हैं। तो हमारा जोड़ना और हमारे पूर्वजों की द्वारा संचित ज्ञान निधि को आगे बढ़ाना, यह शिक्षा का सामान्य रूप से जो हमारे चिंतन के अनुसार वो है, वह हमारे सामने आता है। अब दूसरा पक्ष हुआ शिक्षा के प्रबंधन का। शिक्षा के प्रबंधन के विषय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, वह भी हमारे वैदिक चिंतन और प्राचीन परंपरा की ही अनुसार कहा करते थे, शिक्षा समाज की देन है। जब उस पहले व्यक्ति ने अनुभव किया होगा अग्नि के बारे में और वह आगे बढ़ाया होगा, फिर उसे लगा होगा कि अगर यह एक प्रक्रियागत रूप से आगे बढ़ेगा, हमारे आगे की पीढ़ियां लाभान्वित होंगी, तो शिक्षा संस्थागत बनी, गुरुकुल बने, अन्य प्रकार से बने, अन्य विद्या के केंद्र बने, जिनके माध्यम से शिक्षा आगे बढ़ी। और उसमें यह हुआ कि शिक्षा समाज के दायित्व के रूप में मानी गई, क्योंकि यदि एक व्यक्ति अशिक्षित रहता है या उसमें कुसंस्कार रहते हैं तो यह संपूर्ण समाज के लिए घातक होता है, कष्टदायक होता है। इसलिए हम अधिक से अधिक यह प्रयत्न करें कि हमारा संपूर्ण समाज शिक्षित हो। तो इसलिए इसका संपूर्ण दायित्व समाज के ऊपर आया। शिक्षा समाज के द्वारा, फिर कर्तव्य व्यक्ति के द्वारा, फिर शिक्षित होकर व्यक्ति समाज के लिए कार्य करेगा।
फिर उसके योगक्षेम की चिंता यह समाज करेगा। जो उसके योगक्षेम के लिए समाज चिंता करेगा, उसमें से वह अपने योगक्षेम के वहन के बाद जो बचता है वह समाज के लिए सन्निविष्ट करेगा। इसे कहा गया यज्ञ। यह 4 प्रक्रियाएं, शिक्षा समाज से व्यक्ति को, कर्तव्य व्यक्ति के द्वारा समाज के लिए, योगक्षेम समाज से व्यक्ति के लिए, फिर यज्ञ, यह व्यक्ति के द्वारा समाज के लिए। इस रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने शिक्षा को परिभाषित किया। अब इसके आगे अध्यापक और अध्ययन, अध्यापन और अध्ययन, अब ये 2 इसके अंग बचते हैं। अध्यापन के क्षेत्र में हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सुंदर वर्णन है शिक्षा बल्ली में, यद्यस्माकं सुचरितानि तानि तयो उपास्यानि न इतराणि। जो हमारे सुचरित्र हैं वही तुम्हारे द्वारा उपास्य हैं, और अन्य जो हमारे चरित्र हैं वह उपास्य नहीं है। दीक्षांत के समय गुरु के द्वारा कहा जाता है। तो यह गुरु का भाव कि हम अच्छा से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान का तत्व आगे की पीढ़ी को पढ़ा सकें, अपने शिष्यों को दे सकें, और समाज में वह एक निरंतर क्रम में सतत प्रक्रिया में आगे बढ़ता रहे। और दूसरी तरफ छात्र का कर्तव्य, तो हमारे वेदांत की शिक्षा में तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इस रूप में बृहद वर्णन है जिसका अभी उल्लेख करना व्यापक हो जाएगा। मेरा कार्य केवल भूमिका रखना है। तो अधिकारी विषय, उसके लिए अधिकारी पुरुष को तैयार करना। हमारे यहाँ विद्याएं अनेक प्रकार की हैं। विद्या के संवहन का माध्यम शिक्षा है। तो अनेक अनेक विद्याओं के लिए कौन कौन पुरुष अधिकारी है, इसका विचार करना, उसको चुनना, उसके लिए तैयार करना और उसके मनोभाव को तैयार करना। जैसे भगवद गीता में कहा गया, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। इस प्रकार के शिष्य जो प्रणिपात के साथ गुरु के द्वारा परिप्रश्न के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें, ऐसे शिष्यों की मनोदशा को तैयार करना। यह 4 महत्वपूर्ण पक्ष हमारे शिक्षा के लिए आवश्यक है, जो भारतीय शिक्षा पद्धति और चिंतन परंपरा का है। अब जब विषय आता है कि शिक्षा समाज का दायित्व है, तो आज वर्तमान में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। हमारी नई शिक्षा नीति में निजी विश्वविद्यालयों का भी सन्निवेश है, एक परिस्थिति में वह भी स्वीकार्य है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विदेशी विश्वविद्यालयों का है। हमारे लिए विदेशी विश्वविद्यालय कितने युक्ति संगत हैं। शिक्षा का अर्थ है मानव के मस्तिष्क का निर्माण, मनोदशा का निर्माण। हम विदेशी विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षित होकर क्या राष्ट्र के अनुकूल सोच सकते हैं? राष्ट्र की परंपरा, प्रकृति, परिवेश, यह भी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ वैश्विक ज्ञान का भी हमें आधान करना है। इन दोनों के बीच सामंजस्य क्या हो सकता है, हमारे लिए विदेशी विश्वविद्यालय कितने उपयोगी हो सकते हैं, कितने अनुपयोगी हो सकते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकते हैं, यह सब हमारी नई शिक्षा नीति में चिंतन के विषय हैं। इन्हीं सभी विषयों पर आज हम अपने विद्वत जन से यहाँ संदेश प्राप्त करने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए, उनके शोध पत्रों के माध्यम से यह आगे प्रकाशित भी होगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।